हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रांग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और किन न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जानने से कि आखिर किस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th, जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्या करने वाले हैं हम सीखने वाले हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, नजदीक से जानेंगे आखिर ये एटम दिखता कैसा है, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी काफी सारी बातें इसके बारे में जान चुके हैं, जैसे कि किसी भी मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं, आखिर डिवाइड क्यों करना था? क्योंकि हमें पहुंचना था उस सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट तक जो पॉसिबल है इस मैटर के अंदर, राइट। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इस मैटर को डिवाइड करना शुरू किया। आई होप आपने चैप्टर 1 से सीख लिया होगा कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। वो तो हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही डिस्कस कर लिया था। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, राइट। वो सभी चीजें जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और जो कुछ मास भी कंटेन करती है, उन्हें हम कहते हैं मैटर, राइट। अब इस मैटर को हमने आगे और पढ़ने के लिए क्या जानना था, हमें ये जानने की जरूरत पड़ी कि आखिर ये जो मैटर है जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, ये किन पार्टिकल से बनाया जाता है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में इजीली बोल दिया था दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, राइट। वहां हमने सिर्फ इतना जाना कि मैटर कोई कॉन्टिन्यूअस थिंग नहीं है, बल्कि ये एक पर्टिकुलेट नेचर का होता है। पर्टिकुलेट नेचर मतलब क्या कि ये पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के मिलाकर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना सीखा दैट ऑल द मैटर, जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं, सभी के सभी बने होते हैं फ्रॉम टाइनी, छोटू से पार्टिकल्स, जिन्हें साथ में रखकर हमारा एक बड़ा सा मैटर बनाया जाता है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि मैटर एक टाइनी पार्टिकल से बना है, लेकिन फिर हमारे अंदर ये क्यूरोसिटी आने लगी, ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ये टाइनी पार्टिकल है क्या। कब तक हम इसे टाइनी पार्टिकल कहकर बुलाते रहेंगे? इसका कुछ ना कुछ नाम तो होना चाहिए, राइट। तभी हम जब चैप्टर नंबर 3 में पहुंचे थे, वहां हमने पढ़ा एटम्स के बारे में, राइट। एटम्स के बारे में जाना, जैसे कि हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने कहा था कि अपने मैटर को लीजिए एंड जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग देम, राइट। मैटर लीजिए, उसे डिवाइड कीजिए इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, देन वो पार्टिकल्स जो आए हैं उन्हें फर्दर डिवाइड कीजिए इनटू मोर स्मॉलर पार्टिकल्स। अब ऐसा करते करते आप पहुंच जाएंगे एक उस बहुत ही छोटे पार्टिकल तक जिसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी। उस पार्टिकल के बाद आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो उस पार्टिकल को ही, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर के अंदर, जिसके बाद हम फर्दर डिवीजन नहीं कर पाए थे, उसे हमने नाम दिया था एटम, राइट। हमने कहा था किसी भी मैटर के अंदर जो हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, वो क्या है? वो है एटम। एटम से मिलकर ही बनते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स को साथ में मिलाकर बनाए जाते हैं हमारे मैटर, राइट।
इसी को हमने क्या कहा था, दैट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है, एटम, राइट। इस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को ही हमने नाम दिया था एटम। एटम क्या है, ये एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके थ्रू हम कोई भी मैटर बिल्ड करते हैं। जैसे स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स को मिलाकर ईंटों से, राइट, एक के बाद एक ईंटें लगाते जाएंगे तभी तो हमारी एक बिग बिल्डिंग बन पाएगी, इमारत बन पाएगी। सेम उसी तरह जब हम ये छोटे छोटे एटम्स को मिलाते जाएंगे तब ही हमारे पास हमारा मैटर मेड होता है। तो इसीलिए एटम क्या है, बेसिकली एटम को हमने कहा इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। उस मैटर को बनाने के लिए जो ईंटें, ब्रिक्स हमें चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें चाहिए, वो क्या है, हमारे एटम्स हैं। इन एटम्स को रख के इकट्ठा करके एक के ऊपर एक हम अपने मैटर्स बना देंगे। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा था। देन हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक थ्योरी पढ़ी। क्या थी वो थ्योरी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी के थ्रू हमें डेल्टन ने बताया दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इन योर मैटर। किसी भी मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है वो कहलाता है एटम। उसी के साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया दैट एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। क्या कहा था, एटम इज इनडिविजिबल। एटम कैसा पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। इसे आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए इन द वेरी स्टार्टिंग जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा वहीं पर हमने क्या कहा था, मैटर को तोड़ते जाइए, राइट, मैटर को डिवाइड करिए। कब तक, जब तक आपको एक ऐसा पार्टिकल ना मिल जाए जिसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो। तो इसीलिए वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम आया। तो इसलिए हमने क्या कहा, डेल्टन ने हमें बोला दैट एटम इज इनडिविजिबल। एटम को आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। ओके, यहां तक हम सीख चुके थे इन आर प्रीवियस चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। अब जब हम चैप्टर 4 पे आए हैं तो टाइटल से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पता लगाना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है एटम, ये हमें पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हम पढ़कर आए हैं उसका एक रिकैप करते हैं। देखिए, डेल्टन ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बता दिया था दैट एटम इज इनडिविजिबल। राइट, बट जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ा विद मोर एक्सपेरिमेंट्स, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। क्या सच में एटम इनडिविजिबल है, क्या सच में इस एटम के अंदर और पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते, कैसा दिखता होगा ये एटम, सभी के अंदर क्यूरोसिटी आई। और इसी के साथ और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, रिसर्च होने लगा। किस लिए, इस एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए, इस एटम के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। ठीक है, वहीं क्या हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जे थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट।
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन ने बताया कि भाई और पार्टिकल्स के बारे में अभी मैं नहीं कह सकता, मगर ये जरूर कह सकता हूं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो जरूर प्रेजेंट है आपके एटम के अंदर। सब एटॉमिक का मतलब क्या है? सब मतलब कि एटम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स, दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमें जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि भाई एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो जरूर प्रेजेंट है आपके एटम के अंदर। मतलब क्या हुआ? जो हमें डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के थ्रू बताया था दैट एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, अब ये आगे नहीं टूटने वाला, डिवाइड नहीं होने वाला। तो वो थ्योरी तो हमारी वहीं पर ही क्या हो गई? डिस्कार्ड हो गई कि भाई आपकी जो थ्योरी थी वो यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो पक्का प्रेजेंट है, जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। राइट और ये इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल था? एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब जिस तरीके से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने डिस्कवर किया एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसी तरीके से गोल्डस्टीन ने भी पता लगाया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैनाल रेस के बारे में, जो कंटेन करती थी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? ये भी क्या थे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें हमने कहा प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये प्रोटॉन कैसे पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। ओके, तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया, जिसमें हमें डिस्कवर किया, हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े जिनके थ्रू हमें जे थॉमसन ने बताया अबाउट द एग्जिस्टेंस कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, जिसे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ओके, देन कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ई गोल्डस्टीन ने बताया अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल। अब वो क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता चल चुका है और प्रोटॉन्स के बारे में भी पता चल चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। किसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी? जे चैडविक ने। जे चैडविक bombarded lighter elements like lithium, boron with alpha particles and observed emission of new particle having zero charge but having mass equal to the proton. उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और ना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल से नाम आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रल मतलब है जीरो चार्ज होना, किसी भी तरीके का चार्ज प्रेजेंट ना होना पार्टिकल के ऊपर। तो न्यूट्रल है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। जिसका देखो चार्ज तो इसके ऊपर कोई प्रेजेंट नहीं होता, पर मास जो है न्यूट्रॉन का इक्वल होता है टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स। दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। इन्हें हमने क्या नाम दिया?
न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम, एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। Since mass of electron are negligible as compared to that of proton and neutrons, hence sum of masses of proton neutron in an atom will compose its atomic mass। क्योंकि हम जब देखकर आए थे that, देखो अभी एक चीज पता चल गई, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी जाना था दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, राइट। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। सो हम ये चीज कह सकते हैं दैट जो हमारे एटम का मास है विच इज एटॉमिक मास, वो सारा का सारा एटॉमिक मास बेसिकली मोस्टली कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से। तो हम ये कह सकते हैं दैट एटॉमिक मास जो हमारे एटम का है इट मेनली कम्स फ्रॉम द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट है। क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इन दोनों के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम ढूंढ चुके हैं, राइट। हमें पता चल गया है कि जो एटम, जिसे डेल्टन ने कहा था इनडिविजिबल पार्टिकल है, डिवाइड नहीं किया जा सकता, असल में उस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीनों ही क्या हैं, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो है इसका सिंबल हम क्या यूज करेंगे, हमेशा ई। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है आप ई, स्मॉल ई का यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ऑफ चार्ज है, जिसका रिलेटिव चार्ज हम इसे बोल देते हैं -1 है। मास इज 9.10939 10⁻⁻31 kg, 10⁻⁻31 kg, मतलब बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल मास है इस इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है हमारे पास, प्रोटॉन, राइट, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज कितना है, +1.6022 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। प्रोटॉन पे जितना चार्ज है मैग्नीट्यूड में, उतना ही मैग्नीट्यूड में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। डिफरेंस कहाँ आता है, देयर साइन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सो साइन के डिफरेंट हो जाते हैं। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन का -1 है तो प्रोटॉन का हम +1 ले लेंगे। मास की बात करें प्रोटॉन के 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखो -31 10⁻⁻31 की रेंज में आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, वहीं प्रोटॉन का जो मास है दैट इज 10⁻⁻27। तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में। देन थर्ड पार्टिकल इज न्यूट्रॉन,
जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज न्यूट्रल। कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रल से ही आया है उसका नाम न्यूट्रॉन। रिलेटिव चार्ज ऑल्सो जीरो हो जाएगा एंड मास इज 1.67439 इंटू 10⁻⁻27। देखो, इसीलिए हम कहते हैं दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों का मास कैसा है? इक्वल है, 10⁻⁻27 kg रेंज में है, राइट? दोनों का ही मास। वही इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफी कम है। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं दैट जो हमारा एटम का, कंप्लीट एटम का मास होता है वो बेसिकली दो पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है इनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब कहां पहुंच गए हैं हम? मॉडल्स पे। किसके मॉडल्स? देखिए, अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना है कि आखिर एटम जो है वो दिखता कैसा है, दिखने में कैसा है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था? वो था सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी हमने ये पढ़ा कि एटम को बनाने वाली चीजें क्या हैं, है ना? एटम को बनाने वाली चीजें क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दे ऑल आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। बट आखिर ये एटम के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है, कौन एक साथ बैठते हैं, कौन अलग अलग बैठते हैं, ये भी डिपेंड करता है, राइट? इसीलिए अब हम क्या देखेंगे कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं, कौन सा पार्टिकल कहाँ बैठता है, कौन सा पार्टिकल है जो कि बाहर रहता है, कौन अंदर रहता है, किसे कहाँ रहना पसंद है। तो हमें अब इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखना है कि जब हम एटम बनाएंगे तो किस पार्टिकल को किस तरीके से बिठाएंगे, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने के लिए हमें क्या जानने हैं? इनके डिफरेंट मॉडल्स। किनके? डिफरेंट साइंटिस्ट अपने अपने मॉडल्स लेकर आए। हर एक मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक थी, तो जिसे फर्दर न्यू साइंटिस्ट ने रेक्टिफाई करने के लिए आगे अपना दूसरा मॉडल प्रपोज किया। तो ऐसे ही आगे रिसर्च चलती रही और हमें इन द एंड मिल गया कि एग्जैक्ट हमारा एटम का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसा है। सो सबसे पहला मॉडल हमें पढ़ना है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने आखिर क्या मॉडल दिया है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding. क्रिसमस में जो हम पुडिंग खाते हैं, उसने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो भी कुछ कुछ उस क्रिसमस पुडिंग के जैसा ही होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर है टू दी क्रिसमस पुडिंग, ठीक है? इसीलिए ना हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। पुडिंग मॉडल, क्रिसमस पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, क्योंकि इसने बोला था कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, आपकी क्रिसमस पुडिंग से मिलता जुलता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक currents, ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। जैसे एक क्रिसमस पुडिंग है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपके डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स एडेड रहते हैं ना, तो इसीलिए हमारे जो तो ऐसे ही हमारे जो थॉमसन है उन्होंने कहा कि आपका जो एटम है वो भी कैसा दिखता है? आपके क्रिसमस पुडिंग की तरह ही दिखता है देखने में। कैसे? देखिए, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी हमारी एक पुडिंग है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है? और उसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं पुडिंग के अंदर एम्बेडेड होते हैं, राइट? वैसे ही
इस क्रिसमस पुडिंग में यानी कि इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच बीच में, जैसे पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स मिलते रहते हैं हमें, वैसे ही बीच बीच में हमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोला थॉमसन ने कि हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है टू दी क्रिसमस पुडिंग। कैसा दिखेगा? पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, मतलब ये सारा जो पुडिंग का मैटर है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस वहां प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज था किसमें? हमारे प्रोटॉन्स में, राइट। तो वो प्रोटॉन्स हैं सारे, और उनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है? जैसे कि हमारी प्लम पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, उन ड्राई फ्रूट्स की तरह ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया कि पूरा का पूरा जो मैटर है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बिखरे पड़े हैं। ये ऐसा दिखता है हमारा एटम, ये थॉमसन ने कहा। अब क्रिसमस पुडिंग के साथ में एक और एग्जाम्पल दे दिया थॉमसन ने अपने मॉडल का, वो क्या? वाटरमेलन मॉडल। अब उसने कहा या तो पुडिंग से समझ लीजिए, और जिसे पुडिंग से भी समझ नहीं आया वो भाई वाटरमेलन के एग्जाम्पल से समझ लीजिए। वो तो रोज खाते हैं वाटरमेलन आप, वहां से भी इजी रहेगा समझना। अब वाटरमेलन मॉडल में भी क्या था कि जितना भी हमारा ये रेड पोर्शन है, राइट, जो एडिबल पोर्शन जो हम खाते हैं, जब हम तरबूज खाते हैं उसका रेड पोर्शन जो हम खाते हैं, वैसे ही वो पूरा रेड पोर्शन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये पूरा रेड पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का है। ठीक है, और उस रेड पोर्शन में जो हम वाटरमेलन का रेड पोर्शन खाते हैं, उसके बीच बीच में जब हम खाते हैं तो हमारे क्या आते रहते हैं? ब्लैक कलर की सीड्स, बीज आते हैं जिन्हें हम स्पिट कर देते हैं, राइट। वो बीज हमें अच्छे नहीं लगते, उन्हें हम स्पिट कर देते हैं। तो जिस तरीके से एक वाटरमेलन के अंदर पूरा का पूरा क्या बिखरा पड़ा है? रेड कलर का मैटर है, राइट। जो हम खाते हैं रेड कलर का पोर्शन फ्रूट का, वो सभी रेड कलर का पोर्शन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। क्या है इसमें? पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा है पूरे रेड पोर्शन में। और उसके बीच बीच में जो तरबूज में हमें मिलते रहते हैं ब्लैक कलर के सीड्स, राइट, वो ब्लैक कलर के सीड्स क्या हैं? वो हैं आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या कहा? वाटरमेलन मॉडल इज लाइक पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है? रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, वो रेड पार्ट है जिसे हम खाते हैं। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, सीड्स इन दी वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन में सीड्स होती है, उसी सिमिलर वे में हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं इन दी एटम। किस तरीके से? बीच बीच में हमारे घुसे रहते हैं पॉजिटिव चार्ज के मैटर के। ओके, तो ये समझ आ गया। ये क्या था हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिससे या तो आप क्रिसमस पुडिंग से रिलेट करके समझ सकते हैं, या फिर अपने फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन से लिंक करके भी आप उसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इस मॉडल से जो है थॉमसन ने क्या क्या चीजें बताई, कौन सी चीजें प्रपोज करी। सो नंबर 1, an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it, right? अगर हम एक पूरा वाटरमेलन, कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का, राइट। अगर उस पूरे वाटरमेलन का बाहर बाहर की लेयर हटा दे, जो ग्रीनिश लेयर है, अगर मैं एक वाटरमेलन की जो आउटर लेयर, जो सबसे बाहर प्रेजेंट लेयर है, जो मोटा छिलका है, उसे हटा दूं, राइट, बिना कट करे, बिना इसे चॉप किए, तो क्या होगा? मेरे पास एक ऐसा रेड कलर का वाटरमेलन आ जाएगा,
है ना। और इस वाटरमेलन के अंदर क्या होगा, बीच बीच में जब भी मैं खाऊंगी बीच बीच में ऐसे ब्लैक ब्लैक सीड्स प्रेजेंट होंगी, राइट। तो सेम वे में हमने कैसे बताया कि इसी तरीके का, जिस तरीके का वो वाटरमेलन है उसी तरीके का आपका एटम का स्ट्रक्चर भी है। दैट एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये पूरा जो वाटरमेलन का रेड मैटर है जिसे हम खाते हैं वो पूरा का पूरा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर बीच बीच में क्या है, जैसे काले बीज हैं वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं उस रेड मास के अंदर। Second, the negative and the positive charges are equal in magnitude, so the atom as whole is electrically neutral. दूसरा पॉइंट क्या था, नंबर 1 तो ये था कि हमारा एटम कैसा दिखता है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें बीच बीच में एम्बेडेड है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो बराबर प्रेजेंट होता है, इक्वल होता है, ठीक है। क्या इक्वल होता है, एटम के अंदर जो आपके पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर होगा नेगेटिव चार्ज के। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, उनका नाम क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा इक्वल, बराबर होगा टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये कह सकते हैं हम क्या, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम के अंदर। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। इससे क्या होगा, कंप्लीट जो हमारा एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हैं, इसीलिए एज अ होल कंप्लीट एटम कैसा होगा हमारा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है कंप्लीट एटम, एज अ होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या हुआ, यहां से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं एटम से, ये पता चल गया। ये भी पता चल गया कि पूरा एक हमारा स्फीयर होता है किसका, रेड मास, जैसे वाटरमेलन में होता है वैसे ही पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मॉडल के पास, किसके पास, रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें रदरफोर्ड ने फर्दर स्टडी करके हमें एग्जैक्ट एटम के स्ट्रक्चर के पास ले जाने की कोशिश करी है अपने एक फेमस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसे हम जानते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या कहा। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, ये पता होना चाहिए आपको किस फॉइल का यूज किया उसने, कौन सा मेटल लिया, गोल्ड। गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। उन्होंने क्या चाहिए था, पतली सी पतली लेयर चाहिए थी टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। 1000 एटम से ये मत समझिएगा कि 1000 एटम्स है तो भाई बहुत मोटी होगी। 1000 एटम्स बच्चे, एक एटम इज अबाउट 10⁻⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर रेडियस का होता है, राइट।
तो इसका मतलब वो कितने ज्यादा छोटे एटम होंगे, और सिर्फ 1000 एटम थिक है हमारी गोल्ड फॉइल, मतलब वो बहुत ही ज्यादा थिन है, बहुत पतली है। Alpha particles are doubly charged helium ions since they have mass of 4u। इसमें हमने क्या बम्बार्ड कराए थे? अल्फा पार्टिकल्स, जो कि है हमारे डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, जिनका मास है 4u। The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy, इनके पास considerable amount of energy present है। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold foil। हमने क्यों ऐसा किया, क्यों हमने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए? क्योंकि हमें पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन स्टडी करना था। हमें ये लगा कि एटम के अंदर, हमें नहीं मतलब रदरफोर्ड को, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कराएंगे, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराएंगे किस पे? अपनी गोल्ड फॉइल पे, तब क्या होगा? एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें ज्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि एटम के अंदर प्रेजेंट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब हम अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराएंगे तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या करेंगे? वो उन्हें डिफ्लेक्ट करेंगे, वापस भेजेंगे, डिफ्लेक्शन शो होगा। Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflection। उन्हें ये लगा था कि डिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन बहुत कम एंगल से होगा, लार्ज डिफ्लेक्शंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। क्या किया था? अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबली चार्ज हीलियम है, अल्फा पार्टिकल्स जिन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए गए कहाँ? हमारी फॉइल पे, गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। सपोज ये क्या है? हमारे एटम्स हैं गोल्ड फॉइल के, और इस फॉइल पे हम बम्बार्ड करा रहे हैं क्या? आपके हीलियम, आपके अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबली चार्ज हीलियम है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? अब बीम ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जा रही है और हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए टर्न बैक हुआ ये अल्फा पार्टिकल, मेकिंग अ स्मॉल एंगल, राइट। वहीं इस पार्टिकल ने क्या शो किया? यहां पर अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, काफी सारे पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल गए, स्ट्रेट पास हो गए। एंड सम शो स्मॉल डिफ्लेक्शन, छोटी छोटी डिफ्लेक्शन शो करी, ठीक है। तो ये हमने देखा किस में? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। अब इसके बेसिस पे देखिए ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारे पास, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल कर आई। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। काफी सारी तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे पास्ड अवे स्ट्रेट, वो फॉइल से सीधा सीधा पास हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल मेकिंग स्मॉल एंगल, कुछ बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। सरप्राइजिंगली, अब सरप्राइजिंग बात क्या थी? सबसे ज्यादा दैट 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound। रीबाउंड का क्या मतलब है? 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स जो है वो सेम, जिस रास्ते गया उसी रास्ते सेम वापस आ गया, रीबाउंड हो गया। कैसे? सपोज ये हमारे अल्फा पार्टिकल है और ये क्या है? हमारी गोल्ड फॉइल।
अब हमने इन अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया, राइट, एक नहीं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को। हमने क्या देखा, कुछ पार्टिकल्स तो गए स्ट्रेट और ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, स्मॉल डिफ्लेक्शन इन्होंने शो करी। ओके, अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो स्ट्रेट पास हो गए फॉइल से, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करी, वो सीधे सीधे पास हो गए। और वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, हर 12,000 में से एक पार्टिकल्स ऐसा निकल कर आया जिसने क्या किया, वो जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस भी आ गया। ठीक है, जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। क्या हो गया, रीबाउंड, सेम पाथ पे रीबाउंड हो गया। 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने ऑब्जर्व करी जब हमने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाया। अब यहां से देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या है हमारे पास। कॉन्क्लूड क्या किया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने, most of the space inside atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। ज्यादातर पार्टिकल्स ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स सीधा फॉइल से पास थ्रू हो गए, उन्होंने किसी भी तरीके का हमें डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि ज्यादातर जो एटम के अंदर का स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है, तभी हमारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास थ्रू हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। बहुत कम ही ऐसे पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इससे हमने ये पता चला कि जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे एटम के अंदर, वो बहुत ही कम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, ज्यादा स्पेस उसने ऑक्यूपाई नहीं कर रखी। Third is a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree। जो हमने बोला था that 1 out of every 12,000 particles is deflected, rebound हुआ है from the same path, right? तो वो rebound होने का मतलब क्या है, that it is deflected by 180 degrees, वापस उसी रास्ते वापस निकल लिया जिस रास्ते से आया था, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in very small volume within the atom। इससे क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर और उसका ज्यादातर मास, वो एक बहुत छोटी सी जगह पे एटम के अंदर सारा का सारा वही कॉन्सेंट्रेटेड है एक पोर्शन के अंदर। ठीक है, ये सभी हमारी क्या आई, रदरफोर्ड मॉडल की कंक्लूजन। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट देखेंगे कि इन सभी कंक्लूजन रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर बेस्ड हमने किस तरीके का स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज किया, कि कैसा दिखता होगा हमारे एटम का स्ट्रक्चर। देन आगे हमें पढ़ने हैं और भी मॉडल्स जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज किया। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।